अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो जिनसे मुलाकात इतनी मुश्किल हो गई है, वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा मसरूफ हैं, वो हैं राजा रियाज साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। कहने को वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन जमातों की मशावरत जरूरी नहीं समझी, ना उन्होंने कोई मुज़ाकरात किए, ना कोई नाम लिए। फहमीदा मिर्जा कल हमारे प्रोग्राम में फरमा चुकी हैं कि हमसे नई कोई बात की गई। आज सायरा बानो साहिबा ने पार्लियामेंट में उनको पकड़ लिया और उनसे कहा जी बताइए वज़ीर आज़म कौन है, तो वो चुप हो गए, नीचे देखने लगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म मौजूदा को भी निगरान वज़ीर आज़म का नाम मालूम है? शायद मामला यही है कि ये नाम में जो मसला नजर आ रहा है कि जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम है, हफीज शेख का नाम है, तसद्दुक जिलानी साहब का नाम है, ये नाम ले दे के नाम का इत्तफाक अभी तक नहीं हुआ है। ये मुशावरत होनी है लीडर ऑफ द अपोजिशन से और शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने कल कहा था कि वो 9 तारीख को असेंबली को तहलील कर देंगे, लेकिन आज का दिन भी गुजर गया। लीडर ऑफ द अपोजिशन मसरूफ हैं, ना वो अपोजिशन जमातों से मिलते हैं दीगर, ना वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं। एक्चुअली में जो नाम उनकी तरफ से आने हैं वो आ किधर से रहे हैं कि अब तक आ नहीं गए? क्या वो मसरूफ हैं या आपकी जो कॉल है वो दूसरी लाइन पर मसरूफ है? ये मामला जो है बहुत ही उलझा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस मुल्क के 5 साला दौर का आज इख्तिताम हुआ, जो इसमें हमें 2018 से 2023 हो गया, जिसमें से कोई 16 महीने 17 महीने इस मौजूदा हुकूमत ने गुजारे। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बार बार बात होती है कि उन्होंने क्या कुछ गलत कर दिया, इस मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया और हम अवाम को उनके पैरों पर खड़ा करने आए हैं। लेकिन बेचारी अवाम क्या करे, उनको तो पहले अगर पैरों पे खड़े थे तो अब घुटनों पे बैठ गए, और जो घुटनों पे बैठे थे वो सिजदे में ही चले गए। क्योंकि इस मुल्क में जो महंगाई का आलम है, आप लाख कहिए कि आपने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, लेकिन गरीब अवाम जिसको आप इलेक्शन और राइट टू वोट भी नहीं देंगे, आप अपनी मर्जी पर तय करेंगे, आइन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। जब आपके इदारे अपने हुदूद से तजावुज करते हैं उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, उस वक्त सब याद आ जाता है। लेकिन जैसे ही हुकूमत मिलती है, इख्तियार मिलता है, तो इख्तियार की किसको परवाह है? इख्तियार किसी के पास भी रहे, इख्तियार होना चाहिए। तो इख्तियार मुंतकिल होने का तो फैसला हो ही जाएगा, लेकिन इख्तियारात मुंतकिल होते दिखाई नहीं देते। इस मुल्क का यही अलमिया है और शायद 1985 से लेकर आज तक हम यही देखते आए हैं। एक गलत बात, दूसरी गलत बात, हमें बार बार कहानियां सुनाई गई। एक था जनरल, उसने ये बुनियाद रखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया, वो 3 जनरल्स का हम नाम फ्रिवसली लेते रहे। आज तक कोई एक बंदे को आप अक्यूज करके ट्राई नहीं कर सके। सब इसी दीदा दलेरी से पहले भी करते रहे हैं, रिटायर्ड सर्विस जो हजरात हैं, और अब जो इस वक्त जो हाजिर सर्विस है, जो साबिक हैं वो तो है ही, जो हाजिर सर्विस है वो उनके ऊपर इख्तियार जो रखते हैं। क्या कोई उस पर चाराजोई हो सकती है? क्या हम ये अपनी दानिश में ये तजावुज कर सकते हैं अपनी बात से कि भाई हमें भी बता दें कि अंदर क्या मामलात हैं? और अगर ये कहानी झूठी है तो फिर ये जो मामलात हैं करप्शन के, तो फिर ये सही होंगे। अगर वो बात दुरुस्त नहीं है तो फिर ठीक है, पनामा पर नवाज शरीफ साहब की जो हटाया गया, उनको जो नाअहल करार दे दिया गया ता हयात, तो फिर शायद वो फैसला ठीक था। या तो साजिश थी या फिर ये हकीकत है। अगर वो साजिश थी इसको बेनकाब किया जाए, और अगर ये हकीकत है तो फिर इसको बयान किया जाए। ये हमारा जरूर एक उनके साथ रहा है। एक बड़ी तसलसल से हम ये बात कहते हैं, खुदा के लिए हमें बता दें कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, खुदा के लिए अवाम को उनका राइट दे दे, एक डेमोक्रेटिक निजाम चलने में। लेकिन मजाल है जो ऐसा कुछ हो जाए। हमारे साथ मौजूद है जी सेनेटर राना मकबूल साहब ये बैलेंस से, और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। वी विल बी शॉर्टली जॉइंड बाय कायरा साहब ऑल्सो। कामरान मुर्तजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कामरान मुर्तजा साहब जी, मैंने कहा कामरान साहब आज एक बड़ा खुश दिन था, पार्लियामेंट में भी कहा गया जी खुशी की बातें करें, कोई हैप्पी एंडिंग करें, क्योंकि ये तो है अब हमने 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वो तो खुश हैं, लेकिन अवाम बेचारी क्या करें? आपके जो सूबों के मसाइल हैं, आपके स्पेशली आपके सूबे बलोचिस्तान की, जो आज मेंगल साहब ने भी जिसकी तरफ इशारा किया, तो आज शायद हम बेहतर जगह पे खड़े होते। जी, आपकी थॉट्स? देखिए, इस मुल्क में जो इज्जत नहीं है तो सिर्फ आवाम की नहीं है, वो सूबे की भी बात बलोचिस्तान में तो कहीं पे भी नहीं है, हम तो मैटर नहीं करते हैं, मगर बाकी जो दूसरे सूबों में अवाम है वो कहाँ पे मैटर करते हैं। तो आप देख लीजिए 2018 वाले इलेक्शन में क्या हुआ। मैं तो तकरीबन कभी कभी सोचता हूँ तो इस निज़ाम से मायूस हो जाता हूँ कि नताइज अवाम की मर्ज़ी से शायद उस तरह से नहीं होते हैं। इससे पहले वाले जो इलेक्शन के नताइज देखें तो भी आपको जो है ना मिलते जुलते नताइज मिलेंगे कि वो है ना कि कौन बनेगा करोड़पति, तो ये कौन बनेगा जो है वो इस मुल्क में लीडर।
कौन बनेगा इस मुल्क में उसका वजीर, कौन बनेगा इस मुल्क का वजीर, कौन बनेगा इस मुल्क में सूबों का वजीर आला, ये सारे जो है ना ये कौन डिसाइड करता है। ना आप सच बोल सकती हो ना मैं सच बोलता हूँ, तो बस ये सर हिम्मत तो कर सकते हैं, सच बोलने की हिम्मत तो कर सकते हैं उसके लिए, मगर आपके अगर आपके जमीयत उलमा इस्लाम के जो चेयरमैन हैं, जो आपके मौलाना साहब हैं, अगर वही अपने हुकूक जो हैं वो सरेंडर कर देंगे और कहेंगे कि आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, तो वो किसको कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों को कह रहे हैं जो नाम दे रहे हैं, राजा रियाज को कह रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं सर वो? देखिए, अगर एक 15-16 मेंबर्स पे मुश्तमिल जमात किसी इत्तेहाद का हिस्सा हो तो वो वज़ीर आज़म को क्या कह सकती है? जो कि वज़ीर आज़म जो है ना वो बिल्कुल आखिरी दिन पे आ जाए तो क्या इस बात पे नाराज़ हो के उससे चले जाए कि जी हम नहीं, हमारी मर्जी का निगरान बनाओ? दस्तूर आपका क्या कहता है? दस्तूर आपका यही कहता है ना कि जी वज़ीर आज़म ने और अपोजिशन लीडर ने फैसला करना। ठीक है, अपोजिशन लीडर और वजीर आजम ने फैसला करना है। ये अच्छी बात आपने कही कि वजीर आजम और राजा रियाज ने फैसला करना है। राजा रियाज मसरूफ चल रहे हैं, दूसरी लाइन पर आपका नंबर मसरूफ आ रहा है, तो क्या करें, किसको कॉल करें फिर? फोन अ फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो खुद इंतजार करें। फोन अ फ्रेंड सर, ये ऑप्शन, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति आपने बात की, तो फोन अ फ्रेंड, हेल्पलाइन 50-50 उनको अपना करने नहीं, कल तक सारी चीज तशबाम आ जाएगी। आपने अपने, ये आपकी उम्मीद है या खबर है? नहीं, खबर ही है, आपने उम्मीद भी है, होगा भी ऐसे। इसमें जो आपने 3 पॉइंट्स जो दिए हैं जो बरिसम है लाजमी, एक तो है जो क्रिटिकल कंडीशन है अवामुन्नास की, महंगाई के हाथ। ठीक है, महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना, ये वो बड़ी कॉजेज़ हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा एरिया ऑफ वीकनेस जो है वो इन्फोर्समेंट है। आपको याद होगा मार्केट कमेटी काम किया करती थी, मेरी आवाज़, सब्जी के रेट जाके चेक करते थे, रिटेल का दालों का रेट चेक करते थे, और ज़रूरी चीज़ों का रेट चेक करते थे, और एक इन्फोर्समेंट होती थी, एक डिसिप्लिन होता था। अब आपको कहीं कोई मार्केट कमेटी के लोग नज़र आए, कभी कोई टीमें फिरती हुई नज़र आई हैं, कभी कोई रेट लिस्ट चेक करते हुए नज़र आए। देखो, एक ये मैकेनिज़्म है, एक जो रिटेलर है जो बेच रहा है चीज़ें, और इसी तरह जो होलसेलर है उसका ये तो हक बनता है कि मार्जिनल लेजिटिमेट प्रॉफिट ले ले। उसका ये हक नहीं बनता है कि एक चीज़ आज 5 रुपए की, दूसरे दिन अपनी मर्जी से 15 रुपए की। तो उसके लिए सिस्टम कौन बनाएगा जी? ये सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाना है। जो लोग हैं दे आर नॉट वर्किंग, यही तो मैं कह रहा हूँ, दे आर नॉट वर्किंग। सर आपकी गवर्नमेंट है? हाँ, जिसकी भी है, दे आर फंक्शनरीज, आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट डिलीवरिंग। सर जाते जाते 112 अगर आप लोग जो ला सकते हैं, लेजिस्लेशन कर सकते हैं, तो मुझे सिर्फ ये बता दें बिल मंजूर हो सकते हैं, तो इस पर क्यों नहीं बात हो सकती, क्यों नहीं बन सकते? ये आप कह रहे सिस्टम ही नहीं है। ये एरिया ऑफ वीकनेस है, इसको सर तो वीकनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, यू हैव टू एक्ट अपॉन इट। हाँ, यस, यू हैव टू एक्ट अपॉन दैट। दिस इज दी, यानी गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज है, दे आर लैकी इन दिस ड्यूटी। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी आपने बात की अकाउंटेबिलिटी की, कि वो लोग जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ा और बेगुनाहों को सजा भी दी, नवाज शरीफ जैसे नोबल और मेहनती लायक प्राइम मिनिस्टर को हटा के सारे सिस्टम को तलछट किया, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स? सर सिस्टम आपके पास नहीं है, अकाउंटेबिलिटी आप नहीं कर सकते, तो फिर आप इस कुर्सी देखिए, पर ये मैंने पहले आपको कहा था, चीते का जिगर चाहिए और शाही का तजस्सुस। ये चीजें जो हैं ये खतरात से खेलने के बाद हासिल होती हैं, ऐसे नहीं हासिल होती जहां भी। तो खतरात कब तक? आप मेरी आप बात सुन लेना। हाँ, जी, अभी आपने बात की, आपको जो भयानक दौर में धकेल दिया है 3 बंदों ने, याद है आपको? मैं उस दिन गैलरी में बैठा हुआ था, तो जिस दिन ये कमेटी की मीटिंग हुई है वहाँ हमें इजाज़त मिल गई, वैसे चूंकि हम सेनेटर हैं। तो उस दिन ये उस वक्त DGSI जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और वो कह रहे थे बरमला कि हमें उनके साथ जो है रिप्रोच करना चाहिए TTP के साथ। ये थीसिस तो उसका था। तो उस वक्त यक ज़ुबान सारे पार्लियामेंटेरियन ने कहा, खुदा का खौफ खाओ, ये नहीं हो सकता, वो इनक्रेडिबल लोग हैं, इट विल बैकफायर। उन्होंने नहीं किया और फिर जाकर सुलह करने की कोशिश की। उन्होंने किन्होंने? DGSI ने, बाजवा पेटनेज एंड प्राइम मिनिस्टर, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर।
उसके ऊपर कौन सा डीआईजी है हाँ? नाम ले, कौन सा डीजी है? फैज मीर है और कौन सा? ठीक। क्या आपको आपका समझती है कि मैं नाम लेने नहीं मैं तो हद हो गई है। नहीं सर मैं तो हम लोगों ने ने मुशर्रफ की एट्रोसिटी का मुकाबला किया। अगर मेरा आप बयान पढ़ लें उस वक्त सर मैं आपकी बहादुरी पे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन मार रहा, ऐसी ना फिर यही बात। अच्छा जी, अब हुआ ये कि उन्होंने वो ला के बिसा लिए बंदे वहां, और जेट ब्लैक लोग जो हैं, जो 5-5 दफा सजाए मौत हो चुके थे, वो उन्होंने अपने सदर मोहतरम से, जो मुल्क का सदर है, उससे वो छुड़वा लिए। ठीक है। और उन्होंने आके तबाही मचा दी। उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो सर ये तो मैं आपसे मेरा मुतालबा आपसे किया, आप मुझसे मुतालबा करें क्या? मैंने कर लिया। जैसे आप मुतालबा कर रहे हैं मेरा भी मुतालबा। सर किससे कर रहे हैं मुतालबा? और मैं जो लोग इसके जिम्मेवार हैं, हजारों दफा सैकड़ों दफा हम तो बात करते हैं और खुल के बात करते हैं, हमें कोई हिजाब नहीं है इसमें कि जिन्होंने ये जुल्म किया है दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, वो भी, और जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को अपरूट किया है वो भी, और जो सही मानों में अपनी ड्यूटी नहीं करते और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते वो भी। क्योंकि तो आपने लेजिस्लेशन, आप लोग ये इसके मुकाबले में आप एक लेजिस्लेशन लाए जिसमें आपने कहा कि जी 5 साल तक जो रिटायर्ड जनरल है वो फौज, मतलब कोई सियासत में उसका किरदार नहीं हो सकता। आप लोगों को ये क्यों नहीं याद आया कि जो पिछले 5 साल में जो कर गए हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं? अच्छा, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, तो किस चीज की जरूरत है? हिम्मत की। ये हिम्मत की जरूरत है। तो ये हिम्मत हमारे, आप नॉट ओनली जो हमारे पॉलिटिशियन में तो शायद इतनी, जिन लोगों में हिम्मत होनी चाहिए जो कहते हैं सर यौम शोहदा पे जिसको आप मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं वो मौजूद थे। वो शोहदा की, मतलब उसमें जो पूरी तकरीब थी उसमें मौजूद थे। ये अवाम का मजाक उड़ाया आपने, सिस्टम का मजाक उड़ाया, या आपने उस बात को सच किया कि नवाज शरीफ साहब को सही निकाला गया, फिर वो करप्ट थे? दिस इज पिटी, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो यही तो आपकी ट्रेजेडी है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है दे गेट स्कॉट फ्री। इसीलिए तो आप तो कामरान ये बहस ही फिर अब ला हासिल है, या बिल्कुल ही इसमें कोई बात नहीं हो सकती? क्योंकि ये कह रहे हैं हिम्मत नहीं है, फिर जी सच्चाई हम बोल नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते, और अख्तियारात हमारे पास है नहीं, तो फिर क्या इलेक्शन करने, क्या पार्लिमानी निजाम, क्या आइन? देखिए, इख्तियार हमारे पास है, हम इस्तेमाल नहीं करते। जो मेन मसला ये है कि हम सारे लाइन में बैठे हुए हैं कि कब वो जाएगा और हम दूसरे जो है ना वो इक़्तिदार में आएंगे। और ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जब वो जाने के लिए भी जो है ना उसकी तरफ देखना पड़ता है और आने के लिए भी उसकी तरफ देखना पड़ता है। आप अवाम की तरफ हम सारे नहीं देख रहे हैं। जिस दिन अवाम की तरफ देखना शुरू करेंगे, अवाम के मामलात का एहसास करेंगे, फिर हमें वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। वो हमारे भाई हैं मगर दस्तूर के दायरे के अंदर रहें, बस इतनी सारी बात है। अच्छा सर, ये जो जुडिशरी के साथ एक मामला हमारा हुआ है, सिर्फ क्योंकि साबिक जनरल्स के नाम नहीं है, साबिक जजेस के नाम भी हैं, खोसा साहब हैं, साकिब निसार साहब हैं, एक पूरी लिस्ट है। मौजूदा जो सिस्टम में इस वक्त है आपके सुप्रीम कोर्ट में जजेस, उनके हवाले से एतराज आते हैं, किसी की ऑडियो है, तो ये मामला भी एक बिगाड़ का शिकार रहा है। तो उस पर भी आप लोग कुछ नहीं कर सके? उसके लिए भी हिम्मत और जरूरत और हौसले और सच्चाई की जरूरत होती है, या सिर्फ नाम लेना काफी होता है? देखिए, नाम अगर हम सिर्फ लेते हैं तो शायद उसमें वक्ती तौर पे उसको दबा लेते हैं और उसके बाद स्टेटस को जो है ये चलता रहता है। ये स्टेटस को से मामला नहीं चलेगा। यहाँ पे बड़ी सर्जरी दरकार है। ये एस्प्रिन डिस्प्रिन ये इस पे हम चल रहे हैं सारे मामला। इस तरह से चलेंगे, किसी दिन हमको निकाल देंगे, किसी दिन उनको निकाल दिया, बस इसी तरह से चलता रहेगा ये मामला जो है ना, ये म्यूजिकल चेयर है। तो आप इसमें बड़ी सर्जरी करिए। दस्तूर के मुताबिक कुछ नहीं कहता हूँ कि खुदा न खास्ता किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, ना जजेस के खिलाफ, ना जर्नलों के खिलाफ, ना जर्नलिस्ट के खिलाफ, ना वकीलों के खिलाफ। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो दस्तूर में लिखा है, जो कानून में लिखा है, उसको इम्प्लीमेंट करवाइए बस। और वो हमने करना है, वो किसी और ने नहीं करना। तो सर वो 16 महीने में तो काफी इम्प्लीमेंटेशन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे होनी थी उस पे भी नहीं हुई। लेकिन ये जो अभी सर्जरी की बात करें, क्या हम ये इस पीरियड को एनेस्थीसिया वाला पीरियड कह सकते हैं कि अब हमारी सर्जरी होने जा रही है? हम एनेस्थीसिया पे थे, अब तो शायद कोई उम्मीद जागी, क्योंकि मुझे तो एनेस्थीसिया पे तो आप बड़ी देर से चल रहे हैं। अच्छा, एनेस्थीसिया पे चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। वो आपको होश तो नहीं आ जाएगा इससे पहले कि सर्जरी हो, होश आ जाए? देखिए, अलामा ने ये कहा था, क्या खूबसूरत बात की थी कि फितरत अफराज से माज तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी मुआफ़। के अफराद को तो माफ़ कर देती है अल्लाह की ज़ात जो है, लेकिन कलेक्टिव सिन जो है ना, जिसमें सारे लोग, सारी कम्युनिटी शामिल हो, उनको माफ़ नहीं करती। कलेक्टिव सिन है ये जो हमने कमिट किया है और बार बार किया है, और कोई उठा नहीं है, इसलिए सारी की सारी कम्युनिटी जो है वो फिर सफ़र करती है।
आपने अभी जैशाबान की बात की, उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए था और उसकी सारी जो है डिटेल्स में जाना चाहिए था किसने क्या किया। सर अगर मेरी उसका क्या मिसकंडक्ट है। मेरी एक सुन लीजिए, अगर मेरी छत टपक रही है, ठीक है, तो मैं पंखा तब्दील कर लूं, एसी तब्दील कर लूं, लाइट तब्दील कर लूं, बेड नया ले आऊं, बाल्टी रख दूं उस पानी को नीचे, ये तो हल नहीं है ना, मुझे छत पे काम कराना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मसला पता है तो आप उसका हल क्यों नहीं निकालते? कोई एक कानून साजी आप लोगों ने की होती किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, चाहे कोई साफी हो। देखिए कानून तो पहले ही मौजूद है कि उनके तहत कोई एक्शन हो रहा है। बात तो ये है ना, हम कानून चलो बनाते जाए, पहले भी कानून मौजूद है। क्या ये कानून नहीं है कि जिसने जुर्म किया उसको सजा दी जा सकती है? कौन सा इतनी आई डोंट नो, मैं मायूस फील करूं या होपफुल फील करूं? कौन सी बारीकी है? नहीं, मायूस तो खैर नहीं होना चाहिए। बहरहाल सर ये हालत ये हो तो मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सायरा बानो कायरा साहब का इंतजार करें, होपफुली ज्वाइन करेंगे हमें। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद है, राना मौजूद है, वक्फा रह जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है राना मकबूल साहब इन द स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, हमारे DSNG ज्वाइन करें, और अब हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया कमर जमान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका सर। सर काबीना का भी आखिरी दिन आ गया, और ये जो है ऐवान का भी आज आखिरी जो था वो सेशन था, और अब मामलात है इलेक्शन के हवाले से। फिर एक नाम है जिसके ऊपर अभी तक कोई नामो निशान नहीं है उस नाम का, फिर वो शहबाज शरीफ साहब बहुत मसरूफ नहीं है, लेकिन राजा रियाज साहब बहुत मसरूफ हैं क्योंकि वो शायद फोन दूसरी लाइन पर जो है बिजी है। तो सर आप ये फरमा देंगे कि नाम क्या फाइनल होने जा रहा है, कोई आपको ऐसी है, और क्या कोई नाम में वाकई कोई तवक्को रखनी चाहिए कि कोई नाम डिफरेंट होगा तो हालात डिफरेंट हो जाएंगे? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी कायरा साहब आपसे करें। जी जी देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कितना रोल अदा कर लेगा, थोड़े खर्चे के लिए उन्होंने आना है और वो मुल्क में क्या बेहतरी ले आएंगे, उनके पास तो यही एक चांस होगा। पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो जो एक चीजों को बेहतर करने के लिए कुछ मुश्किल फैसले किए गए हैं, उन फैसलों को जो आलमी मुआहदे हैं उन पर अमल दरामद करके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर अपना रोल प्ले करें और शॉर्ट टर्म में इलेक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करें ताकि फिर इलेक्शन हो सके। मेरे ख्याल में जो केयर गवर्नमेंट होगी उसके पास तो इतना ही स्पेस होगा। तो अगर इतना ही स्पेस होगा तो फिर आपने ये एतराज क्यों उठाया था कि कोई साबिक जज ना हो, कोई साबिक जनरल ना हो? तो फिर इस तरह अगर आप भी कदगन लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट करें कि अगर कोई गलत नाम आ गया तो मामला लटक सकता है, तो फिर इसके लिए तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैंने ये कदगन नहीं लगाई थी, मेरा ये प्रिंसिपल मौक़िफ़ था और है कि ये एक सियासी ऑफिस है। जिस तरह जुडिशरी में परमानेंट हो या टेम्परेरी, वहां जो भी आप ऑफिसेज फिल करने के लिए लोग लेंगे वो लॉ नोइंग और वो रिटायर्ड जजेस में से लेंगे। ये नहीं होता कि अगर आपको टेम्परेरी जुडिशरी के अंदर कोई इंडक्शन करनी पड़ जाती है, परमानेंट ना भी सही, तो फिर आप कोई फौज से, कोई सिविल सर्विस से या कोई कारोबारी जॉब ले लें। इसी तरह बाकी इदारों में है। तो ये एक सियासी ऑफिस है, इसके ऊपर इसके ऑफिस में खालिसतन सियासी ट्रेंड लोगों का आना जरूरी है। हाँ, वो न्यूट्रल हो, वो बिल्कुल फेयरली इलेक्शन कराएं, अपनी ड्यूटी अदा करें, कौमी जिम्मेदारी है। और हमारी सियासत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, ये नहीं है कि ऐसे नहीं, बेशुमार लोग ऐसे हैं। तो मेरा ये मौक़िफ़ ये था कि एक ऐसा शख्स जो जिंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, आप उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ऑफिस में बिठा देते हैं, तो ये इंसाफ नहीं है उस ऑफिस को। तो आपने जो नाम तजवीज किया है तसद्दुक जिलानी साहब का, तो उस बारे में आप क्या फरमाइएगा? मेरा मौक़िफ़, मैं अपने मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ, मेरी जमात का मौक़िफ़ मेजॉरिटी सर। अच्छा सर, आप सब कारकर्दगी में सबसे आगे और खिदमत में भी सबसे आगे सिंध, जरा ये बता दें, बिलावल भुट्टो साहब का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एज ए फॉरेन मिनिस्टर। आज उन्होंने वो अपने जो है वो गिनवाई भी है सारी जो अचीवमेंट्स हैं उनकी, और वो हम बिल्कुल अग्री करते हैं उससे। बहुत सारी चीज़ों में बहुत पेशरफ्त हुई। अफगानिस्तान इंडिया के साथ नहीं हो पाई, वो तो जाहिर है पिछले 75 साल में नहीं हो पाई, तो अब क्या फ़ायदा। लेकिन अब ये फरमा दीजिएगा सर, ये 16 महीने में जो मामलात हैं वो बद से बदतर तो होते रहे कायरा साहब, लेकिन बिलावल साहब ने जो एतराज उठाया, अगले 30 सालों पर एक सवालिया निशान जो लगाया है सियासत में लोगों के हुदूद का तजावुज करना, उस पर आप क्या समझते हैं, आपका जाती भी और पार्टी का मौक़िफ़? उसमें ना जो बात उन्होंने कही है कि हम अपने इदारों को आइन के अंदर काम करने पे पाबंद नहीं कर सके। पाकिस्तान के इदारों में वो सारे इदारों का जिक्र है, किसी एक इदारे का खास तौर पे नहीं है। ना मीडिया उससे बाहर है, ना एस्टेब्लिशमेंट उससे बाहर है, ना इंटेलिजेंस एजेंसी उससे बाहर है, ना मीडिया और पार्लियामेंट उससे बाहर है। तो हमारे यहाँ तजावुज तो रहा। अब उन्होंने जो बात कही है वो ये है बुनियादी तौर पे
कि हमने जो नारा दिया था, हम जो लेके चले थे, अब वो हम पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए। और ये बात दुरुस्त है कि क्या हम बदलिया को पूरी तरह पार्लिमान के या आइन के दायरे में ला सके, क्या बाकी इदारों को ऐसा हो पाया है? ऐसा अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया। ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं है कि सेटिस्फैक्ट्री हो, इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। हाँ, वो साल सवा साल में क्या हो सकता था, क्या वो उसके हवाले से देखा जाए तो इत्मीनान है या नहीं है, ये एक सवाल जरूर हो सकता है। लेकिन उन्होंने इस बात को इस रंग में किया है कि हम जो नारा लेके चले थे, दावा करके चले थे, उसको हम उतने टाइम में उतना अचीव नहीं कर सके जो हमारा टारगेट था हमारे जन्म। कायरा साहब, एक बात जरा आखिर बता दीजिएगा, क्योंकि राजा रियाज साहब मिल नहीं रहे, बहुत मसरूफ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज असेंबली तहलील करनी थी, आज भेजना था ऐवान सदर में ये मामला को, लेकिन आज नहीं हो पाई, मुलाकात भी नहीं हो पाई। ये राजा रियाज कहाँ से ला रहे हैं नाम जो, और इतने मसरूफ हैं कि ना कि अपोजिशन लीडर से बात करते हैं, ना मशावरत होती है, ना नाम दे रहे हैं। ये नाम वहीं से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है? मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? राजा साहब का मैं तलाश करके कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपके सामने आपकी बात उन तक पहुँचाऊं। नहीं सर, वो आज सायरा वालों ने उनको पकड़ लिया था, लेकिन उनके पास जवाब फिर भी नहीं था, तो आप पकड़ के भी ले आए तो जवाब नहीं है, जब जवाब मिल जाए तो ले आइएगा। तो ये सवाल का जवाब तो राजा साहब ही दे सकते हैं, और जब वो मिलेंगे तो उससे आप ही पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा। चले ठीक है, आप पहले मिलेंगे तो आप जरूर पूछिएगा, मुझे जवाब बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब, आपने वक्त दिया। और कामरान मुर्तजा साहब, एक तो आज करारदाद मंजूर हुई है जो सेनेटर मुश्ताक साहब की है कि हमें अपने जो आईनी मुद्दत है उसमें इलेक्शंस कराने की पाबंद होगी इलेक्शन कमीशन। तो ये करारदादें कब से इतनी मैटर करने लगी हमारे मुल्क के इख्तियार में? आप क्या समझते हैं, कुछ कर पाएंगे ये करारदाद, कुछ हासिल होगा इससे? मेरा ख्याल है कि इसको आप ये कह सकते हैं कि खबर बनाने के लिए कल आए थे मेरे पास, कल मुझसे भी साइन करवा के ले गए थे, मगर बाद में जो ना उन्होंने ऑप्ट किया कि अकेले पेश कर लें। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ करता। जब एक दस्तूर एक बात कहता है तो उसका अपना एक इफेक्ट है। तो बहरहाल उन्होंने एक करारदाद पेश कर ली और उसको अपना हाउस में ले आए, और हाउस में ला के एक इम्प्रेशन शायद क्रिएट किया कि शायद 90 डेज में इलेक्शन नहीं होंगे। मगर कम से कम हमारी पार्टी जो है, और भी दो पार्टियां कम से कम इस बात पे जो है ना उनकी कमिटमेंट सामने आ गई हैं कि वो इसमें डिले कोई भी नहीं होगा। नून ने भी कह दिया, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया। तो ये तीन बड़ी पार्टियां इस वक्त जो ने कह दिया इस साल नहीं होंगे, भी कोई अब किसको सुने? राना सनाउल्लाह साहब ने तो बैठ के टीवी पे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा इस साल तो नहीं होता, ये इलेक्शन का साल नहीं है, और मर्दमशुमारी करने के लिए जो इख्तियारात होने चाहिए राना साहब को जी नहीं, ये इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने चाहिए। ये जो इस तरह से अगर डिले हुआ, अगर 90 डेज एक दफ़ा गुजर गए, 91वां दिन भी आ गया, तो फिर आप समझिए कि फिर ये वही ज़ियाउल हक वाले 90 दिन वाली बात हो जाए। सर, ये 90 का जो फैक्टर है ना, ये हमें हजम नहीं होता। जैसे हम और आप ब्रेक में भी बात करते हैं, तो 90 का हिस्सा मेरा ख्याल है तब्दील होना चाहिए। 90 के हवाले से बड़े मसाइल है ना। 90 यस कराची जी सर। मेरा इसमें ख्याल ये है कि बिल्कुल विद इन टाइम लिमिट होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों कहा कि नहीं होंगे? नहीं, राना सनाउल्लाह आपके नहीं, उन्होंने कह दिया है, कोई इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन तो नहीं, उन्होंने अपना व्यू एक दिया है। तो गवर्नमेंट को तो कोई इससे ताल्लुक नहीं है कि इलेक्शन कराना, वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सर, आप भी कानून को समझते हैं, सेंसस हो सकता है 2/3 अक्सरियत के खिलाफ, आप के बगैर आप कर सकते हैं। नहीं, आप क्या करेंगे? आप सेंसस करके क्या करेंगे? फिर इंतजार करेंगे कि हुकूमत आ जाए, फिर आप उसको करेंगे, फिर किस पे वोट करेंगे? इसमें ये तरतीब इसकी ये है कि सेंसस चूंकि हो गया, कानून भी ये है, इसीलिए सारी पार्टीज ने एग्री किया है कि अगर फ्रेश सेंसर हो जाए तो सेंसस के बाद आप पुराने सेंसस के ऊपर नहीं करवा सकते, और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आपको नए सेंसस के ऊपर कराना पड़ेगा। मैं बात समझाना चाहता हूँ। अब उसके लिए जो है आपको तकरीबन को 90 डेज लगते हैं, और आप मेरी सुन लें, और इलेक्शन के लिए टोटल प्रोसेस के लिए 54 डेज चाहिए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था इलेक्शन कमीशन से, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहे थे, तो बड़ा वाज़े तौर पर पूछा गया था कि आप कब करा सकते हैं नया सेंसस हल्का बंदियां? उन्होंने कहा था 7 माह। अब आप कह रहे हैं ये 90 डेज में हो सकता है। जी, तो उन्होंने 7 माह कहा था, लेकिन आप 90 डेज में करा लेंगे? नहीं, वैसे तो इससे पहले कर सकते हैं, मेहनत कर लें, लेकिन 120 डेज इसकी होती है।
अब ये सिमल्टेनियसली चलेगा और जब 120 डेज होंगे इसके साथ तो ज़्यादा ज़्यादा ये फरवरी में चला जाएगा। मैं मियां साहब कब आ रहे हैं? मैं सब इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी से मुराद, वो तो पिछले 1.5 साल से इंशाल्लाह जल्दी हो रही है। आपसे ज्यादा बेकरार नहीं सर, मैं अच्छा ठीक है, मैं बेकरार नहीं होती। अच्छा सर सॉरी, कामरान मुर्तज़ा साहब आखिर में सिर्फ ये बता दिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब ये पिटिशन लेके, और ये हल्का बंदियों पर भी मामला होगा, इससे मजीद कोई तूल मिलेगा हुकूमत को, या कम अज कम मौजूदा हुकूमत जो चाह रही है कि 90 डेज में इलेक्शन ना हो, अगर ये कह भी रहे हैं कि ना हो, लेकिन ये तो सबको पता है कि वो चाह रहे हैं कि ना हो जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते, और जो महंगाई जो 20 रुपए आप लोग पेट्रोल बढ़ा के जा रहे हैं उस पर भी मेरा तो नहीं ख्याल इंतखाबात का कोई मूड लग रहा है। देखिए मैं खुद, क्योंकि हमारी 64 लाख आबादी कम कर दी और गलत तौर पे कम की है इन्होंने, और मैं खुद उसमें पिटीशन फाइल करना चाहता हूं, मगर मुझे एक डर लगता है कि इसी बात पे इलेक्शन डिले ना हो जाए। तो मैंने पार्टी को, जो हमारा सूबाई हल्का है, उसको हमने कहा है कि इस पर डिबेट करें पहले, ताकि किसी शख्स की अकेले की जिम्मेदारी ना हो, और हम इसके ऊपर जो है ना इसको रिजॉल्व करें कि पहले जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए। तो इसमें दोनों, ये डबल एज है, दोनों तरफ मामला जा सकते हैं, और बाद में कहेंगे जी ये चूंकि गए थे इसलिए कसूर हम पे डाल दिया जाए, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि रिड्रेसल हो जाए, ग्रीवेंस जो है ना वो रिड्रेस हो जाए सूबे का। तो हम सोच रहे हैं सारे इस बात पे, सोच रहे हैं आप लोग इस बात पे। लेकिन अब आखिर में कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको लग रहा है मियां साहब वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह जल्द? सितंबर तक तो नहीं आते, मिड सितंबर तक, मिड सितंबर के बाद जो है ना वो मुमकिन हो सकता है, लेकिन अभी भी सर लास्ट वर्ड आपका। नहीं, इलेक्शन कैंपेन जो है ना जी वो तो लास्ट 4-5 वीक्स में चलती है, 6 वीक्स लगा। जो आपकी कारकर्दगी रही है उसमें तो 5 इयर्स भी चले, जो आपको वोट नहीं मिलेगा। लीड द कैंपेन, नहीं ऐसी बात नहीं है। The party will be able to brief the people कि हुआ क्या है। सर इतने आप लोगों ने 35 मिनट के 1 घंटे में कमर्शियल चलते हैं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तो, शहबाज शरीफ साहब के लैपटॉप्स तो, फलां रिलीफ। आई एम शॉक्ड एंड आई एम इन डिसबिलीफ कि आप लोग किस तरह ये करते हैं। ये एक बात आपको यकीन कहनी पड़ेगी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है मियां नवाज शरीफ का, 3 दफा हुकूमत उनको नहीं करने दी गई। सर ट्रैक रिकॉर्ड तो जल्द जाने का भी है, मेरी वक्त से पहले वापस वही मैं कह रहा हूँ ना, तीनों दफा उनको नहीं काम करने दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है दैट इज हिस्टोरिकली अनपैरेलल्ड। चाहे आप वो आपकी एटॉमिक पावर इनविंसिबिलिटी देख लें, अगर आप एटॉमिक पावर ना होते ना तो इंडिया आपको इस तरह कर देता। सर जब जो आप लोग आगे गुण गाते रहे, वो भी बहुत जरूरी है, वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपकी एटॉमिक इम्प्रेग्नेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में देख लें, सी पैक में देख लें, वो देखें लोगों को पता। कामरान साहब, एक अदम एतमाद भारत में भी आ रहा है मोदी साहब के खिलाफ, उसके लिए 27 जमातें जो हैं इंडिया के अंडर यूनाइटेड हो गई हैं, नाम रखा है इंडिया। अब वो अगले इलेक्शन में टफ टाइम देंगी या अदम एतमाद कामयाब होगा? क्या उनके पास तो अददी अक्सरियत है बीजेपी के पास? आप क्या समझते हैं हमारे वाले हालात होने वाले हैं वहां पे कि लोगों को इकट्ठा करके किसी हाउस में रख लो, फिर 63A ले आओ? देखिए इंडिया से हमारी अच्छे ताल्लुकात नहीं है बल्कि दुश्मनी है, मगर इसके बावजूद जो उनका इस हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी के हवाले से, उसको मानना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए उस पर। बाकी उसका इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत बुरा किरदार, कश्मीर के हवाले से बहुत